हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 लेवल 3 का शिफ्ट फर्स्ट डिस्कस करने वाले हैं, जो 17 तारीख को हुआ था हमारा। देखो, लेवल 5 इससे पहले हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। उसकी टोटल 5 शिफ्ट थी, 2 दिनों में ये एग्ज़ाम हुआ था, तो वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लेवल 3 को कर रहे हैं। और जो लेवल 3 है, आपको पता है, एक तो हुआ था 14 तारीख को और एक हुआ था 17 तारीख को। तो 14 तारीख को दो शिफ्ट में हुआ था, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों को हम डिस्कस कर चुके हैं। और 17 तारीख को हमारा ये 3 शिफ्टों में हुआ था, तो ये इसकी शिफ्ट 1 है, इसको डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। तो ये हमारी शिफ्ट 1 है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होंगे हमारे, वो शिफ्ट 2 शिफ्ट 3 पे होंगे। फिर हमारा लेवल 3 ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम लेवल 2 को करेंगे। ठीक है, तो फिर हमारी जो सारी लेवल है वो कंप्लीट हो जाएंगी। लास्ट मंथ जो हमारी लेवल 4 हुई थी और लेवल 6 हुई थी, उनका जो वीडियो है या उनका जो मैथ और रीजनिंग सेक्शन है लेवल 4 और लेवल 6 का, तो उनका मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आगे आपको वहाँ से जाके आप देख सकते हो। ठीक है, जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको सेशन पसंद आता है तो आप लाइक कमेंट शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो, बिना टाइम वेस्ट करे सीधा हम क्वेश्चनों पे आते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, बोल रहा है कि किसी परीक्षा में जैक को 45% अंक प्राप्त हो रहे हैं और फिर भी क्या हो रहा है कि जो वो 18 अंक से फेल हो जाता है। देखो, जैक को 45% अंक तो मिल रहे हैं, पर फिर भी 18 अंक से फेल हो रहा है, यानी ये पासिंग मार्क्स ये हैं। ये जो मैंने लिखे हैं ये क्या है, पासिंग मार्क्स। आगे बोल रहा है, यदि वह 65% अंक लाता तो उसे जो वो उत्तीर्ण करने के लिए यानी पास करने के लिए आवश्यक जो मिनिमम अंक थे उनसे 6 ज़्यादा आ जाते, तो पासिंग मार्क्स के लिए 6 घटाना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारी क्या इक्वेशन बन जाएगी, 45 को हम इधर लाएंगे तो 20% बराबर, ये 6 उधर चले जाएगा तो ये 24 हो जाएगा। 20% की वैल्यू 24 है। पूछ रहा है कि परीक्षा में कोई भी अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकता था, यानी मैक्सिमम पूछ रहा है कि कितने मार्क्स का था। ये तो मैक्सिमम तो 100 मार्क्स का होगा, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा। इसको जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 बन जाए 120, जो कि ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि दी गई जो नंबर है उनमें कौन सी संख्या है वो 45 से डिविजिबल है। 45 से डिविजिबल का मतलब है 9 और 5 से डिविजिबल होगा। तो देखो, 5 से तो हमारा जो नंबर डिविजिबल होता है उसका लास्ट डिजिट 5 से होना चाहिए, तो 5 तो सब में है। तो हम 9 का चेक करेंगे, और 9 का आपको पता ही है कि सम ऑफ डिजिट अगर हमारा 9 से डिविजिबल है तो नंबर भी 9 से डिविजिबल हो जाता है। तो देखते हैं कि सम ऑफ डिजिट किस किस का 9 से डिविजिबल है। यहाँ पे है ये 1 2 3, 3 और 3 6, 6 और 7 13, 13 और 5 18। तो ये तो हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में तो नहीं पता था ना हमको कौन सा होगा, तो बाकियों को भी चेक करेंगे हम। एक और दो तीन, 3 और 3 6, 6 और 6 12, 12 और 5 17, ये नहीं हो पाएगा। एक और दो तीन, 3 और 3 6, 6 और 10 17, ये भी नहीं हो पाएगा। एक और दो तीन, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, ये भी 9 से नहीं हो पाएगा। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा था जो 9 से डिविजिबल हो रहा है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 15। बोल रहा है कि कार्तिक और स्नेहा ने एक साथ मिलकर किसी कार्य को 25 दिनों में खत्म किया। स्नेहा और माधुरी ने 20 दिन में खत्म किया। तो हम लिख लेते हैं, पहले तो किसकी बात कर रहा है ये बात कर रहा है कार्तिक और स्नेहा। कार्तिक को एस से लिख रहा हूँ, स्नेहा को मैंने एस एन लिख दिया। ये 25 डेज में खत्म कर रहे हैं। आगे बोल रहा है स्नेहा और माधुरी एक साथ मिलकर उसको 20 दिन में खत्म करते हैं। तो स्नेहा और माधुरी को मैं एम से लिख रहा हूँ, ये 20 दिन में खत्म कर सकते हैं। आगे बोल रहे माधुरी और कार्तिक हैं, एक साथ उसे 15 दिन में खत्म कर सकते हैं। तो माधुरी और कार्तिक कितने दिन में कर सकते हैं, 15 डेज में। यहाँ से पहले तो हम एलसीएम ले लेते हैं, तो सबका एलसीएम कितना आ जाएगा। देखो, 25 20 का तो 50 आ जाएगा, और 50 15 का कितना आ पाएगा एलसीएम, 150। तो 150 यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 25 6 के 150। और देखो, 150 नहीं आ पाएगा, 20 से नहीं कटेगा ना ये, तो 300 लेना पड़ेगा। 300 लेंगे तो कितना आएगा, 25 ढाई के 250, 12 टाइम। और इसको जब 20 से काटेंगे तो ये 15 टाइम, और 15 दून 30। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। देखो, यहाँ पे अगर मैं तीनों को जोड़ूं, पूछ क्या रहा है पहले वो देख लेते हैं। यदि वे तीनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उन्हें उस कार्य को पूर्ण करने में कितना समय लगेगा। जो दिन का नंबर है वो निकटतम पूर्णांक में है, यानी जो शायद आंसर हमारा एग्जैक्ट नहीं आएगा, इसलिए बोला है कि जो आंसर है वो जो नियरेस्ट इंटीजर में होने चाहिए। तो पहले तो देख लेते हैं कि एफिशिएंसी क्या होगी जब मैं तीनों को जोड़ूंगा। तो यहाँ से क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ ये के कार्तिक 2 टाइम आ जाएगा, स्नेहा भी 2 टाइम आ जाएगी, तो एस एन। और ये जो हमारा एम से कौन था, माधुरी, इनका भी 2 टाइम आ जाएगा एफिशिएंसी। तो ये कितना हो जाएगा, 20 15 35, 35 और 2 37 और 10 47, 47 हो गया। अगर इनकी एफिशिएंसी निकालूंगा तो ये 2 का यहाँ पे भाग लग जाएगा।
ठीक है, तो हम ये निकाल लेते हैं कि ये दो तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो 300 यहाँ पे 47/2, दो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 600/47। इसको हमें सॉल्व करना है, तो देखो 47 एकम 47, बचे कितने यहाँ से, 47 3 50 60 13 130, और 47 का अगर मैं 3 टाइम कर दूँ तो आएगा 120 और 21 141। 3 टाइम, तो 3 टाइम हो जाएगा ज़्यादा, तो 2 टाइम ही करना पड़ेगा। तो 47 दूनी कितने हो जाएंगे, 45 दूनी 90 होते हैं, और ये हो जाएंगे 94। बचेगा यहाँ से कितना, 6 ये और 30 ये, 26 बचेगा ना। अब हम जीरो उतार लेंगे, और ये लगभग कितने टाइम जाएगा, 5 होता तो 5 टाइम जाता ये लगभग, तो 6 टाइम चले जाएगा शायद। 47 को 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 6 7 42, असिलाई 4, 6 चौको 24 और 4 28, 282 हो गए। देखो 6 टाइम नहीं जाएगा, 5 के अप्रोक्स जाएगा, लेकिन हमें जो डेज है वो अप्रोक्स में निकालने हैं। तो 12.5 के अप्रोक्स 13 दिन है, थोड़ी बहुत मिस्टेक भी हुई होगी तो देख लेना, बाकी यही आंसर हो जाएगा जब अप्रोक्स में हमसे पूछे हैं डेज तो। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज के जो कर्ण है, हाइपोटेनस है, उसकी लेंथ है 13। ये हम राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज जिसका जो कर्ण है, हाइपोटेनस है, ये 13 है, और अन्य दो भुजाओं में से एक की लंबाई 5 है। देखो आपको पता है 5 है, तो तीसरी भुजा क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। 5 बार 13 का क्या होता है, ट्रिपलेट। बाकी पाइथागोरस से भी आप लगा सकते हो अगर आपको ट्रिपलेट की नॉलेज नहीं है तो, वैसे होनी चाहिए। आगे बोल रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये 5 और ये 12, 12 × 60, 60 का आधा हो जाएगा 30। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा 30, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। इसके बाद जो नेक्स्ट सवाल है हमारा, वो है क्वेश्चन नंबर 22। ये बोल रहा है ए और बी है, किसी काम को 45 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए 40 डेज में कर सकता है, और बी कितने दिन में कर सकता है, 40 डेज में। नहीं, ए 45 दिन में कर सकता है, बी 40 दिन में, यही दिया था ना। आगे बोल रहे हैं उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया। पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा इनका एलसीएम। देखो 45 के लिए 5 तो चाहिए ही, अब यहाँ पे एक 9 चाहिए, और यहाँ पे कितना चाहिए, 8, 9 और 8 आएगा 72। तो 72 पंजो कितना हो जाएंगे, 360। ये आ गया 360 एलसीएम। 360 में जब 45 का भाग दूंगा तो कितना टाइम कटेगा, 15 या 45, देखो 8 टाइम चले जाएगा ना, ये 4 8 32 और 5, ठीक है 5 8 40, यानी ये 8 टाइम चले जाएगा। और ये कितने टाइम जाएगा, 9 टाइम। क्या बोल रहा है कि वे दोनों एक साथ मिलकर काम स्टार्ट करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। यानी ए और बी दोनों ने मिलकर काम किया, लेकिन ए ने काम छोड़ दिया, तो बाद में सिर्फ अकेला बी करेगा। बोल रहा है कि आगे, और बी ने अकेले शेष कार्य को 23 डेज में किया। बी ने यहाँ पे 23 डेज किया, उससे पहले नहीं पता कितने दिन तक काम किया। सवाल में पूछा है कि ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा, तो देख लेते हैं। देखो यहाँ पे बी ने अकेले किया 23 दिन तक, और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 9। तो 23 गुणा 9 काम ये कर लेता, 9 × 27, असिलाई 2, 9 दूनी 18 और 2 20, 207 काम तो कर लिए ए ने। इसका मतलब है जो बचा हुआ है 360 में से हमारा 207 माइनस करेंगे, वो काम ए और बी ने किया होगा एक साथ मिलकर। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 93, तो ये हो जाएगा, और 60 ही हो जाएगा, 9 और 6 15, 153 आ जाएगा ये। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। 153 काम मिलकर किया है, एक सेकेंड, 153 काम मिलकर किया है ए और बी दोनों ने, यानी 8 और 9 17। और आपको बताइए कि 17 नम्मा होते हैं 153, यानी 9 डेज मिलकर किया है ए और बी ने। हमसे पूछा था कि ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, तो 9 दिन तक इसने काम किया, उसके बाद छोड़ दिया, तो सही जवाब हो जाएगा 9 डेज। जो नेक्स्ट सवाल है, ये बोल रहा है कि 28 और 49 के लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम और महत्तम समापवर्तक एचसीएफ का सम क्या होगा। देखो दो नंबर है हमारे 28 और 49। अगर एचसीएफ की बात करूँ तो आपको वर्बली समझ आ रहा होगा कि इनमें मैक्सिमम क्या कॉमन आ पाएगा, 7 आ पाएगा, तो ये तो हमारा एचसीएफ हो गया। अगर हमें एलसीएम निकालना है तो एलसीएम क्या होगा, देखो 28 में 7 और 4 है, और 49 में 7 और 7 है, तो एक 7 तो चाहिए ही। उसके बाद यहाँ 4 और 7, इनका आ जाएगा 8, तो ये इसका एलसीएम आ जाएगा 7 8 56, असिलाई 5, 7 दूनी 14 और 5 19, 196। पूछा है कि दोनों का सम कितना होगा, तो 196 और 7, 200 और 3, ये 203 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड गिवन है। आसान क्वेश्चन था, कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट सवाल है, ये बोल रहा है कि 3 संख्याएं हैं जिनका अनुपात कुछ इस तरीके से है, 17 25 66 में, और उनका महत्तम समापवर्तक 18 है। उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी। देखो ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, नंबर हमारे इस रेशो में है, अगर इस रेशो को मैं एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दूं ना, तो हमारे जो ओरिजिनल नंबर हैं वो निकल जाएंगे। हमसे पूछा है सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटा रेशियो होगा 17, उसी से सबसे छोटी संख्या निकलेगी, एचसीएफ है 18। तो इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा, 18 5 90, 18 7 126, सिलाई 12, और देखो 6 1 में ही था, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं था,
ऑप्शन लगा के आगे चले जाना था, पर यहाँ मैं आपको पूरा करके बता देता हूँ। तो 18 से 126, 12 अस्सी लाएंगे, 18 के 18, 18 और 12 कितने हो जाएंगे 30, तो 306 आ जाएगा, ये निकालना था हमें। ठीक है, तो जो यूनिट डिजिट वगैरह है, ये छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप अप्लाई करते हो अपने एग्जाम में तो आप काफ़ी टाइम बचा सकते हो, क्योंकि एग्जाम में हर एक सेकंड हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा सवाल है, ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इनका मैसअप यानी HCF निकालना है। देखो एक तो क्या है हमारा A माइनस बी है और A+2 भी है। मैसअप है यानी HCF निकालना मतलब जो मैक्सिमम कॉमन है ना वो वाली टर्म निकालनी है। यहाँ पे क्या है हमारा A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको मैं लिख दूँ A माइनस बी A+B, और उसके साथ A+2 भी है, तो A+2 भी लिख देता हूँ। देन जो नेक्स्ट टर्म है वो हमारी है A+B और A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से A+B आ जाएगा, और A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में A माइनस बी आ जाएगा और A+B आ जाएगा। अब आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा इनमें मैक्सिमम क्या कॉमन है, A माइनस बी इसमें भी है, A माइनस बी इसमें भी है, A माइनस बी इसमें भी है, तो A माइनस बी तो आएगा ही। A+2 भी इसमें है, A+2 भी इसमें है, लेकिन यहाँ पे A+2 भी नहीं है। इसका मतलब है मैक्सिमम हमारा यही कॉमन आ पाएगा, यही हमारा HCF हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 हमें गिवन है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, बोल रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है मतलब जिसकी दो साइड इक्वल है। साइड भी दे रखी है कौन कौन सी है, पहले ट्राइंगल बना लेते हैं। ट्राइंगल क्या है, ABC है, इसकी दो साइड इक्वल है, जिसमें AB और AC बराबर है। AB यानी ये वाली भुजा, AC ये वाली भुजा बराबर है, और एंगल BAC हमारा 50 दिया हुआ है। ये वाला एंगल हमें 50 डिग्री दिया हुआ है। पूछ रहा है भुजा BC को D तक बढ़ाया जाता है। BC ये रहा, इसको हमने आगे बढ़ा दिया पॉइंट D तक। तो पूछ रहा है कि एंगल ACD कितना होगा। ACD ये वाला एंगल पूछा है हमसे, ये कितना होगा, तो ये आसानी से निकाल सकते हैं। देखो ये जब हमारा 50 है और ये दोनों साइड बराबर है, मतलब इसके इस वाली साइड के सामने का एंगल और इस वाली साइड के सामने का एंगल इक्वल होगा। अब ये ABC हमारा एक ट्राइंगल है, जब ये 50 है तो इन दो एंगल का सम इसका और इसका कितना हो जाएगा 130, तो 130 का मतलब है ये 65 हो जाएगा, ये भी 65 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन है तो पूरा एंगल 180 होगा। अगर ये 65 हो गया तो ये बचा हुआ फिर कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 180 माइनस 65, तो कितने बचेंगे यहाँ से 65 75 15, यहाँ से बच गया 115। तो यही वाला एंगल पूछा था कि ये कितना होगा, एंगल ACD, जो कि हो जाएगा 115। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35, ये बोल रहा है कि ब्याज की गणना चक्रवृद्धि आधार पर की जा रही है। तो 15,000 रुपये की धनराशि है, 2% वार्षिक दर से 2 वर्ष बाद उसका जो ब्याज है वो कितना देना होगा। देखो 2% के हिसाब से हमें ब्याज देना है, और CI की हम बात कर रहे हैं, तो 2 साल बाद जो ओवरऑल हमारा जो रेट है वो कितनी हो जाएगी, 2+2 गुणा 2/100, तो ये कितना आ जाएगा 2+2 4, 4 में हम जोड़ेंगे कितना 0.4, तो बेसिकली 4.04% हमारा ब्याज आ जाएगा। तो प्रिंसिपल क्या है हमारा 15,000, तो इस 15,000 का हमें निकालना है 4.04%, तो निकाल लेंगे, इसमें कोई तकलीफ वाली बात तो है नहीं। इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, और इसका 1 जीरो यहाँ पे पॉइंट बढ़ाने के काम आ जाएगा, यानी ये होगा 15 इंटू 40.4। इसको सॉल्व करना है, पहले मैं 15 को 40 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 600 आएगा। देन उसके बाद अब 15 को 0.4 से और मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 चौके 60, और एक के बाद पॉइंट है यानी 6 और आ जाएगा, तो 600 ये और 6 ये, तो 606 इस सवाल का सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट गिवन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा था नहीं। ठीक है, तो ये शिफ्ट कंपेरेटिवली देखा जाए तो अभी तक की सबसे आसान शिफ्ट लग रही है थोड़ी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है कि tan थीटा प्लस 3 cot थीटा बराबर 2/√3 है, और थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में है। तो यहाँ पे हमें कोसेक स्क्वायर थीटा निकालना है। थीटा की देखो वैल्यू पुट करके देख लेते हैं हम, यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करते हैं, कुछ भी कर लेते हैं हम, 60 पुट करके देख लेते हैं। 60 पे क्या सेटिस्फाई हो पाएगा कि ये tan 60 होता है √3 प्लस 3 इंटू कॉट 60 क्या होता है हमारा 1/√3, तो ये हो जाएगा √3 प्लस 3/√3 तो 2√3 आ गया, और इधर भी 2√3। इसका मतलब है थीटा बराबर 60 हमारी इस पर सेटिस्फाई कर जाएगी। तो कोसेक 60 निकालना है। कोसेक 60 क्या होता है साइन 60 का उल्टा, √3/2 का उल्टा 2/√3, और इसका स्क्वायर भी करना है तो ये आ जाएगा 4/3। 4/3 हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बोल रहा है जो ₹X का अमाउंट है उसको A, B और C के बीच में बांटना है, जिससे उनके हिस्सों का जो रेशो है वो 2:3:5 है। ABC का जो रेशो है वो है 2:3:5। आगे बोल रहा है यदि B और C के हिस्सों के बीच जो धनात्मक डिफरेंस है वो है 5,940। B और C के बीच में अंतर कितने का है, 2 यूनिट का, 2 यूनिट की वैल्यू 5,940 है,
तो पूछ रहा है कि x का मान कितना होगा, यानी इस सब की वैल्यू 5 और 3 8 है तो 10 की वैल्यू पूछ रहा है। तो 2 की वैल्यू इतनी है, 10 की निकालनी है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 5 चौके 20, 80 लाई 2, 5 45 और 2 47, 80 लाई 4, 5 5 25 और 4 29, 29,700 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि जो हिमानी है 8,000 रुपये में एक वॉशिंग मशीन खरीदती है और उसकी जो मरम्मत पर वो 500 रुपये और खर्च कर देती है, यानी उसको भी 8500 की पड़ गई है। आगे बोल रहा है वह 20% लाभ पर बेचती है और उसे बेचकर जो धन मिलता है उससे वह एक वॉशिंग मशीन खरीदती है। देखो इसको 20% लाभ पर बेच दिया, 20% होता है 1/5, 5 पे 1 का लाभ यानी 6/5 पे बेच दिया। इससे क्या खरीदी, इसने एक वॉशिंग मशीन खरीदी है। आगे बोल रहा है उसे 10% की हानि पर बेचती है, यानी इतने रुपए में इसने वॉशिंग मशीन खरीदी, इसको 10% लॉस पर बेच दिया। 10% होता है 1/10, 10 पर 1 का लॉस, तो 9/10 में बेच दिया। तो पूछ रहा है कि ओवरऑल उसको कितना लाभ या हानि हुई। तो पहले देख लेते हैं कि ये कितना अमाउंट निकल के आएगा हमारा। इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ से क्या कट जाएगा हमारा, ये 0 से एक 0 कट जाएगा। 5 से मैं इसको काटूँ तो 5 एकम 5, बचेंगे 3 5 7 35, 170। और ये कितना हो जाएगा, 17 6 की होते हैं 102, 1020 और इसको 9 से और मल्टीप्लाई करना है। 0 9 दूनी 18, 9 एकम 9। देखो 9,180 रुपये में इसने इसको बेचा है, सेल किया है। और इसको पड़ा कितने का था, ये पड़ा था देखो इनिशियल में 8,000 का इसने खरीदा और 500 इसकी मरम्मत पर लगा दिए थे, यानी 8500 रुपये का इसको पड़ा था। और 9180 का बेच दिया, तो 500 और 180, 680 रुपये का क्या हुआ, इसको प्रॉफिट हुआ। हमसे यही पूछा है कि प्रॉफिट कितने का हुआ, रुपए में पूछ रहा है, परसेंटेज में नहीं, जो कि है ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड। ठीक है, तो इस सवाल में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए थी, आसान सा क्वेश्चन था। जैसे जैसे भूल रहा था वैसे वैसे हम करते गए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि 29.75, 18.25 और एक संख्या n है जिसका एवरेज 23 है। देखो जब एवरेज 23 है तो सम कितना होगा, 3 नंबर है ना इनका, कितना होगा, 23 3 69 69। तो इन दो का सम कितना हो गया, ये हो जाएगा 29 और 18 कितना हो गया, 29 और 8 37 और 10 47 और 0.75 और 0.25 एक और हो जाएगा 48। तो ये 48 हो गया। तो इसमें से घटा देंगे तो संख्या n निकल के आ जाएगी, कितने आएगी, 9 में से 8 गया तो 1 और 6 में से 4 गया तो 2, 21 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, इसमें देखो अभी तक की ये जितने भी हमने शिफ्ट सॉल्व किए हैं उन सब में ये अभी इजीएस्ट शिफ्ट लग रही है। बोल रहा है कि ट्राइंगल एबीसी है जिसमें एडी है वो त्रिभुज एबीडी की माध्यिका है, क्या है, मीडियन है। एक ट्राइंगल बना लेते हैं हम, ट्राइंगल का नाम गिवन है एबीसी। इसमें क्या गिवन है, एडी है त्रिभुज की माध्यिका है, एडी क्या है, हमारी मीडियन है, माध्यिका है। बीसी को डी पर प्रतिच्छेद करती है, डी पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं बिंदु जी पर मिलती है। ओके, देखो इसकी तीनों मीडियंस हैं, इसकी मीडियंस और इसकी मीडियंस। आपको पता है मीडियंस सामने वाली भुजा को बाइसेक्ट करती है। इसको मान लेते हैं कि लेट से कि हम ई है और ये एफ पर काट रही है और ये एक पॉइंट हो गया जिस पर ये तीनों मीट कर रही हैं, ये वाला पॉइंट। इसको हमने जी नाम दे दिया, बोला है ना कि जी पर मीट करती हैं। आगे दिया है कि ए जी की वैल्यू है वो 7y-3 है, दिस लेंथ वॉज 7y-3 और डी जी है वो 3y है। डी जी कौन सी हो गई, ये वाली लेंथ 3y है। तो पूछ रहा है एडी की लंबाई क्या होगी। देखो ये एक चीज आपको पता होगी, किसी भी ट्राइंगल में, मान लो ये एक ट्राइंगल है, कुछ भी मान लो ये पी क्यू आर है, इसमें हमारी जो ये मीडियन है, ये मान लो सेंट्रोइड है, यहाँ पे जी है, केंद्रक है। तो जो मीडियन है वो, जो हमारी ये मीडियन है इस लाइन को 2:1 में डिवाइड करता है, मतलब जो सेंट्रोइड है ये जो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। ये जो इतनी लेंथ है हमारी, यहाँ से यहाँ तक की ये लेंथ, ये हमारी 2 यूनिट होती है और इससे जो नीचे की लेंथ है ये वाली होती है 1 यूनिट। तो वही हम यहाँ पे लगाएंगे, ये है 7, एक सेकेंड, क्या है हमारा 7y-3, ये वाली लेंथ 7y-3 बटे ये जो नीचे वाली लेंथ है 3y, इसका रेशियो कितना होगा, 2:1 होगा। यहाँ से पहले हम y निकालेंगे, तो देखो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये तो 7y-3 आ जाएगा और ये हो जाएगा 6y। तो 7y-6y, y और 3 इधर चले जाएगा, y की वैल्यू 3 निकल के आ गई। पूछा क्या था हमसे, हमसे पूछा था एडी की लंबाई। एडी कौन सी थी, ये कंप्लीट। कंप्लीट कितनी है, 7y और 3y, 10y-3, इसकी वैल्यू निकालना है। y हमारा 3 आया है तो 10 3 30, 30-3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। यही इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 गिवन है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि जो सेंट्रोइड है, केंद्रक है, वो माध्यिका को 2:1 में डिवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहे हैं कि 80 स्टूडेंट हैं, 80 स्टूडेंट वाली कक्षा में 1/10 पार्ट है चॉकलेट डी को पसंद करता है और 1/20 भाग है चॉकलेट ई को पसंद करता है। देखो 80 टोटल लोग हैं,
जिसमें से बोल रहा है कि 1/10, इसका 1/10 मतलब 8 लोग कौन से चॉकलेट को पसंद करते हैं, डी चॉकलेट को। देन और बोल रहा है कि 1/20 पार्ट, इसका 1/20 पार्ट यानी 4 लोग, 4 लोग किसको पसंद करते हैं, चॉकलेट ई को। चॉकलेट डी को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या और ई को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या का अंतर, इन दोनों का डिफरेंस पूछता है। तो 8 - 4 4। तो देखो ये बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है शिफ्ट में, अभी तक एक भी क्वेश्चन चैलेंजिंग छोड़ो, बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। ठीक है, तो देखो कुछ शिफ्ट इजी थी कुछ टफ थी, तो वो सब थोड़ा बैलेंस था, ऐसा तो कुछ खास था नहीं। कोई शिफ्ट आसान भी थी कोई टफ भी थी, तो उससे तो फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जो कट ऑफ है वो हमारे जॉन के हिसाब से जाने वाली है, क्योंकि उसका तो नॉर्मलाइजेशन वगैरह पे इफेक्ट पड़ेगा नहीं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमसे बोल रहा है कि रवि है शहर ए से शहर बी और बी से शहर ए की यात्रा 4 घंटे में तय करता है। ये यहाँ पे मान लो शहर ए है, यहाँ पे शहर बी है, ये यहाँ से जाता है और वापस आता है, टोटल कितना लेता है, 4 घंटे लेता है, 4 आवर लेता है। बोल रहे यदि कुल यात्रा के दौरान उसकी जो एवरेज स्पीड है वो 68.3 रही, तो शहर ए और बी के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है। तो यहाँ पे लगाएंगे हम एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, टीडी लिख रहा हूँ बटे टोटल टाइम टेकन, टीटी लिख दिया मैंने इसको, टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड दी हुई है 68.3 है, टोटल डिस्टेंस हमें नहीं दी हुई है, लेकिन टोटल टाइम तो दिया है ना 4 घंटे, तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस आसानी से निकल के आ जाएगी। तो यहाँ से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 3 = 12, 80 × 1 = 4 × 8 = 32 और 1 33 और 80 × 3 = 4 × 6 = 24, 24 और 3 = 27। देखो 273.2 आ गई, और आप 273.2 आंसर लगा के बहुत से लोग आए होंगे, और अब जब आंसर किया ये तो उन्होंने चेक किया होगा कि ये हमारा गलत हो गया। तो मैं बताता हूँ कि गलत क्यों हो गया। ये हमने टोटल डिस्टेंस निकाली है, टोटल डिस्टेंस मतलब ये वाली जो हम यहाँ से यहाँ पे जा रहे हैं एक साइड में और वापस आ रहे हैं, तो ये 2 बार की डिस्टेंस हो गई ना। जबकि हमसे क्वेश्चन में पूछा था शहर ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, यानी ए की तरफ की डिस्टेंस निकालनी थी, तो बेसिकली इसका आधा पूछा था। 2 × 2 = 2, 2 × 3 = 6, 2 × 6 = 12 और एक सेकंड, 2 × 2 = 2, 2 × 3 = 6, 1 13, 2 × 6 = 12 और 1 2 6 = 12, 136.6 किलोमीटर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर है हमारा पहला। ठीक है, तो ऐसी छोटी छोटी माइनर मिस्टेक ज़्यादातर लोगों से होती हैं, तो उन चीज़ों का आप थोड़ा ध्यान रखना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि 14.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई प्रिंसिपल हमारा इन्वेस्ट किया है, 6 वर्ष के बाद 13,664 रुपये मिल जाता है, तो निवेश की जो प्रिंसिपल है धनराशि है वो कितना होगा। देखो 14.5% के हिसाब से निवेश किया है, कितने साल तक, 6 साल तक, तो कितना हो जाएगा, 14 × 6 = 84 और 6 × 5 = 30, 3 और 87% हमारा ब्याज हो गया। क्वेश्चन में बोल रहा है 6 वर्ष बाद जो अमाउंट है वो इतना हो गया, यानी इसमें ब्याज जो प्रिंसिपल और जो ब्याज है उसको इंक्लूड किया है, यानी 187% है। इसकी वैल्यू हमारी है 13464। पूछ रहा है कि जो अमाउंट है वो हमने कितना इन्वेस्ट किया, प्रिंसिपल पूछ रहा है, यानी 100% की वैल्यू पूछ रहा है। तो पहले तो इसको काटेंगे 187 से, तो 187 से मैं अगर काटूंगा तो ये जाएगा, कितने टाइम जाएगा, 2 × 6 = 12, 2 × 7 = 14, शायद 7 टाइम चले जाएगा। 187 को 7 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 7 × 7 = 49, 80 × 4 7 × 8 = 56 और 4 = 60, 80 × 6 7 × 7 और 6 13, 1309 आ रहा है, बिल्कुल 7 टाइम कट जाएगा, 1309। और ये है 1346, तो 46 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा, 46 - 9 37 बचेगा, और फिर 4 उतारेंगे। और 187 का अगर मैं डबल करूँ तो कितना आएगा, 18 दूनी 36, 7 दूनी 14, 2 टाइम कट जाएगा, तो ये 72 टाइम कट गया, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 72 आ गई। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7200 रुपये। यही पूछा था कि कितना उसने प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया, तो दैट वाज 7200। देखो यहाँ पे ये हमारा 119.99 है, तो इसको अप्रोक्स में 120 लेंगे, डिवाइड हो रहा है 14.99 से, तो इसको 15 लेंगे हम, इनटू ये है 25 माइनस 19.98, इसको 20 ले लेंगे, और 4.96 है, इसको 5 ले लेंगे। तो सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा, 15 × 120, 25 × 200, 200 - 20 पंजे 100, 200 - 100 100 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा गिवन है, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, ये तो आसान क्वेश्चन था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो बोल रहा है कि y + z 25 है और y² - z² 225 है, तो z बताना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे y² - z है, इसको मैं y + z और y - z लिख सकता हूँ ना, और y + z हमें पता है 25 है, तो इसकी वैल्यू 25 है, ये बराबर कितना है, 225 है। तो यहाँ से y - z आ जाएगा, इस 25 का भाग दूंगा मैं तो 9 टाइम चले जाएगा, तो y - z कितना आ गया, 9। y + z 25 है, y - z 9 है, हमें z निकालना है, तो दोनों को घटा के 2 का भाग दे देंगे, तो 2z बराबर आएगा 25 - 9 16, और 2 का भाग देंगे तो z आ जाएगा 8।
हमसे जेड की वैल्यू पूछी थी जो कि कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि ये जो हमें कुछ डेटा दिया हुआ है जिसमें माध्य माध्य बोले तो मीन, और उसके बाद है मीडियन, माध्यिका, माध्यिका को हम बोलते हैं मीडियन, और बहुलक, बहुलक को बोलते हैं मोड। इसको इसी क्रम में निकालना है, यानी पहले हमें मीन निकालना है, फिर मीडियन निकालना है, फिर मोड निकालना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, मोड देखेंगे कि मोड क्या हो पाएगा, क्योंकि मोड वो होता है ना जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है। तो ऑप्शन की हम हेल्प ले लेते हैं। एक है 16.16, तो देखो 16.16 तो होगा नहीं, क्योंकि 16.16 तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा है ना कि 16.16 कोई नंबर है ही नहीं, तो और मोड वही होता है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है। तो पहला ऑप्शन तो हो गया भार। अब 0 और 16 में बात करेंगे तो 16 कितने बार नजर आ रहा है, यहाँ पे 16 सिर्फ एक बार ही नजर आ रहा है, और 0 कितने बार नजर आ रहा है, 2 बार, तो यहीं पे है, इसका मतलब है ये देखो 16 भी नहीं था, ये 16.16 था, तो ये भी ऑप्शन होगा ही नहीं, मैंने उसको ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन तो हो गए हमारे बाहर। अब इन दोनों में से एक आंसर होगा, यानी मोड तो हमारा ये कह सकते हैं कि हम 0 निकल के आ गया। ठीक है, तो ये हमारा 0 आ गया। अब हम निकालेंगे पहले मीडियन, क्योंकि एवरेज निकालने में ज़्यादा थोड़ी परेशानी होगी। या ऐसा भी कर सकते हैं कि कोई भी एक चीज़ निकाल लो, क्योंकि देखो यहाँ पे हमारा 16 है और यहाँ पे 16.16 है। ठीक है, तो मीन ही निकाल लेते हैं हम, तो इसका सबको हम जोड़ लेंगे। 1 और 4 5, 5 और 7 12, 12 और 12 24, 24 और 3 27 और 10 37, 37 और 10 47, 47 और 11 58, 58 और 18। अगर 20 होता तो 58 68 78, लेकिन दो कम है 76, 76 और 37। 76 में हम 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 80, और 3 83, और 30 और जोड़ देंगे तो 108 3 11, 113 हो चुका है ना यहाँ तक। उसके बाद ये हमारा 33 है। ठीक है, 113 तो ये हो गया, इसके बाद मैं और जोड़ रहा हूँ 33 ये और 29 ये, तो 3 और 2 5, 50, 59, 59 और 3 62, 62 और 27, 62 और 7 69, 79 89, 89, 89 और 6 95 और 10, 105, 105 और 25, 130, 130 और 28, 158, 158 और 17, 158 और 17 होंगे 165, 175, 175 और 19, 194, 194 और हो जाएंगे। ये तो कितने हो गए, ये 4 और 3 7, 9 और 1 10, सिलाई एक, एक और एक दो, 3 307। टोटल नंबर देख लेते हैं कि टोटल नंबर कितने हैं, तभी तो हमारा एवरेज निकल पाएगा। तो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 नंबर हैं ये। तो 19 का भाग दे लेते हैं, 19 से कम 19 बचेंगे कितने, 11, 117, 19 छः की 19 पड़े 95, 19 छः की होते हैं 114। उसके बाद बचेंगे 3, 30, और 19 से कम 19, तो 16.1 आ गया, यानी 16 तो नहीं होगा हमारा, यानी हमारा जो मीन है वो 16 नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन भी खत्म। तो सिर्फ यही बचा ना। ठीक है, तो पूरा भाग भी देने की जरूरत नहीं है। अब जब तीन ऑप्शन हमारे किसी सवाल के जवाब नहीं होंगे तो चौथा अपने आप हो जाएगा, उसको चेक करने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक शंकु है, एक ठोस लंबवत शंकु है, कौन है जिसके जो बेस के रेडियस है 5 सेंटीमीटर है। कौन है हमारा, कौन कुछ इस तरीके से होता है हमारा, जिसकी जो बेस की रेडियस है, ये वाली जो रेडियस है ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई 12 है, ये 12 है, तो 5 12 तेरह का ट्रिपलेट बन जाएगा, ये सिलेंट हाइट हो जाएगी। बोल रहा है इसका पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया टी ए से निकालना है। कौन का टी आर एस, जो टी एस ए होता है वो होता है पाई आर, आर प्लस एल। और आंसर पाई में, पाई को छेड़ेंगे नहीं, आर की वैल्यू 5 है हमारी, ये तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा था यहाँ पे। और आर प्लस एल, आर 5 है और एल 13 है, 13 और 5 18, 18 पंजे होते हैं 90, तो 90 पाई है इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक आयताकार भूखंड है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से क्या है, डबल है। एक आयताकार हमारा भूखंड है, लंबाई चौड़ाई से डबल है। अगर ये 2x है तो ये x है, लंबाई चौड़ाई से डबल हो गई। और इसके जो डायगोनल की लेंथ है वो 6√5 है। ठीक है, जो ये हमारा डायगोनल होगा यहाँ पे ये वाला, आयत में ये 90 होता है, तो पाइथागोरस लगाएंगे तो ये वाला एंगल कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर, और x स्क्वायर 5x स्क्वायर, और अंडर रूट लेंगे तो अंडर रूट 5x आएगा। तो अंडर रूट 5x है, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 6√5। अंडर रूट 5 से अंडर रूट 5 चले जाएगा, x हमारा 6 आ जाएगा। जब 6 आ गया तो ये 6 दूनी 12 हो गया, और ये 6 हो गया। बोल रहे भूखंड का परिमाप पेरीमीटर बताना है, तो ये कितना हो जाएगा, 12 ये 6 ये 18, और 12 यही हो जाएगा, 6 ये 18, 18 18 कितना हो जाएंगे, 36 हो जाएगा। यही पूछा था कि पेरीमीटर क्या होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बोल रहा है कि 16 और एक अन्य संख्या y है जिसका मल्टीप्लिकेशन ये है।
16 गुणा वाई है, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 46048। इतनी वैल्यू गिवन है। यहाँ से वाई तो हमारा निकल जाएगा ना, भाग देंगे। 16 दूनी 32, 32 का 2 टाइम बचे कितना, 32 और 10 42, 14 बचे ना, और जीरो उतार लेंगे 140, 16 इंटू 128, फिर 12 बचा, 8 उतार लेंगे, 16 इंटू 128 और एक के बाद पॉइंट, 28.8 आ गया वाई की वैल्यू। आगे पूछ रहा है जब वाई को 16 से विभाजित किया जाता है तो भागफल कितना आएगा। ठीक है, ये निकालना है, यानी इसको जब 16 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ये निकाल पूछ रहा है बेसिकली हमसे। तो इसका पॉइंट हटा देते हैं तो ये आ जाएगा, और पॉइंट हटाने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट भाग दे लेते हैं। 16 एकम 16 बचे 12, 16 इंटू 128 और एक के बाद पॉइंट आ जाएगा तो 1.8 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 गिवन है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि माधवी है 9:25 AM पर अपनी यात्रा शुरू करती है। ठीक है, देखो 9:25 पे ये चलती है और 9:39 और 24 AM तक 24% दूरी तय करती है। यदि वह समान चाल से चलती है तो अपने गंतव्य स्थान पर कितने बजे पहुंचेगी। देखो इसने यात्रा का 24% पार्ट है वो कितने टाइम में तय किया है, तो ये 9:25 से 9:39 तक जितना ये जो टाइम लगा है, तो यही तो इसका यात्रा का टोटल टाइम हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 9:25 से हमारा 9:39 तक, तो मिनट में कितना हो जाएगा, 14 मिनट, इतना ही होगा ना। 25 और 4 29, 14 तो मिनट हो जाएंगे और 24 हो जाएंगे सेकेंड। अब इसको या तो मिनट में बदल लो पूरे को, या सेकंड में बदल लो। सेकंड में ही बदल रहा हूँ इसको मैं, 60 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो 14 6 की 84, यानी 840 सेकंड और 24 और, तो ये हो जाएगा 864 सेकंड लग रहे हैं इसको 24% यात्रा करने में। ठीक है, ये सेकंड में आ गया। हमसे पूछा है टोटल जो है कितने टाइम में तय करेगी, तो यहाँ से 100% निकाल लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 864/24 और मल्टीप्लाई बाय 100। इसको थोड़ा सॉल्व करना है हमें, तो भाग देंगे 12 से 2 टाइम, और 12×5 = 12 से 84, बचे 2, 12 दूनी 24 और 2 से जाएगा 36 टाइम। तो बेसिकली ये 3600 सेकेंड आ गई। सेकेंड को मिनट में बदलेंगे, 60 का भाग लग जाएगा और 6 6 36, कितना आ गया, 60 मिनट लग रहे हैं इसको पूरे पूरे। यानी टोटल यात्रा कितने समय में तय कर लेगी, ये 9:25 पे से स्टार्ट की, 60 मिनट मतलब 1 घंटा और जुड़ जाएगा, तो 10:25 पर इसकी यात्रा है वो खत्म हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 है इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो सिंप्लीफिकेशन का आपको पता ही है कि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये है देखो 9/15 है बाहर, तो और देखो इसको मैं यहीं थोड़ा सॉल्व कर रहा हूँ, एक सेकंड रुको। यहाँ से 9, ये 9 टाइम चले जाएगा, और 15 से ये 3 टाइम चले जाएगा, और इससे ये 3 टाइम, यानी ये पूरा कुछ कट पिट के 1/3 बच गया बाहर। तो अंदर देख लेते हैं क्या क्या चल रही है कहानी। ये 49/6 है। इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 7 दूनी 14, 16 - 14 2/7 आ जाएगा। और फिर इसके आगे क्या है, 24/5 है, और यहाँ पे क्या है 15/16 है, और बाहर 1/3 से ही तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ब्रैकेट को हटा ही देते हैं, 1/3 से और गुणा हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, वही सवाल का हमारा आंसर हो जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं। देखो इससे तो ये 7 टाइम चले जाएगा, 7 से कुछ कटेगा नहीं, 3 से कौन सा कट जाएगा, ये 8 टाइम, और क्या कटेगा, 8 से ये 2 टाइम, और 2 से ये 2 भी कट जाएगा, 5 से ये 3 टाइम कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बच गया यहाँ पे, देखो 7 बचा है, और एक 3, 7 या 21, 21/6, 21/6 यानी 3 से भाग देंगे, 3 7 21, 3 दूनी 6, 7/2 यानी तो 3.5 आ जाएगा इसका आंसर, जो कि है ऑप्शन नंबर हमारा 3 गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है 1.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 24 सेंटीमीटर लंबाई की एक ठोस धातु बेलनाकार छड़ है, उसको पिघला रहे हैं हम, और क्या बना रहे हैं, एक 2 mm त्रिज्या की एक समान गोलाकार गेंदे बना रहे हैं। तो ऐसे कितने अधिकतम गेंदे बनाई जा सकते हैं, तो वॉल्यूम इक्वल कर देंगे। ये बेलनाकार छड़ थी ना, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा πr²। आर कितना है, 1.4 cm, स्क्वायर करेंगे तो 1.4 × 1.4, और एच एच है हमारा 24, बराबर हो जाएगा। ये किस शेप में बदल रहे हैं, स्फेयर में, तो स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 πr³ अब देखो ये सेंटीमीटर में था और ये हमारा मिलीमीटर में। तो देखो यहाँ पे ये 2 mm है, mm का मतलब होता है मिलीमीटर, और मिली का मतलब होता है 10⁻³ तो 10⁻³ मीटर में है, जबकि यहाँ पे सारी यूनिट सेंटीमीटर में थी। तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करते हैं, मतलब 10⁻² से गुणा करते हैं। तो ये बेसिकली 10⁻⁻1 आ जाएगा, यानी रेडियस कितनी आ जाएगी, 2/10।
2/10 मतलब 10⁻⁻1 का मतलब 1/10 है ना, तो इसका 1/10 हो जाएगा, तो रेडियस 1/5 आ गई। और ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 1/5 का क्यूब, तो 125। पूछा क्या था कितनी गेंदें बनाई जा सकती हैं, तो मान लेते हैं कि n गेंदें बनेंगी। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो पाई था ये 22/7, ये तो कट ही जाएगा, और जो कटेगा उसको काट लेते हैं, 4 से ये 6 टाइम कट जाएगा, और कुछ कटेगा नहीं, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो 14 और 14, 14 का स्क्वायर हो गया ये, और 14 का स्क्वायर कितना होता है, तेरा 196। पॉइंट 2 के बाद है तो 1.96, और यहाँ पे हमारा 6 है, और इधर से एक 3 जाएगा, और यहाँ से 125 जाएगा। इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 125 को, ये 6 18 है, ठीक है। 18 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं 1.96 से, तो 18 छः की 108, असिलाई 10, 18 नंबर 162, 162 और 10 172, असिलाई 17, 18 कम 18, 18 17, 18 7 25, 10 35, 35.28, 2 के बाद पॉइंट यहाँ आ जाएगा, और फिर इसको 125 से और मल्टीप्लाई करना है। तो देखो अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करूंगा, पहले मैं 35 को मल्टीप्लाई करूंगा 125 से, फिर 0.28 से करूंगा। तो 35 से कर रहा हूँ मैं इसको, या फिर 125 से कर लो, क्योंकि 125 का पहाड़ा भी आसान होता है। 125 पंजे कितने होंगे, 500, और 25 625, अस्सी लाई 62, और 125 दिया कितने हो गए 375। 375 में 62 और जोड़ेंगे तो 5 और 2 7, 6 और 6 12, 13 सिलाई 1 3 4 43 75 हो गया ये। देन इसके बाद इसमें एक्स्ट्रा क्या होगा, 125 का 0.28 टाइम और होगा ना, ये वाला 0.828 तो हमने अभी किया ही नहीं है, तो इसको और कर लेंगे। तो या तो 28 से कर लो 125 से कर लो, 28 का भी पहाड़ा आसान ही है। 28 पंजे कितने होते हैं 140, असिलाई 14, और 28 दूनी 56, 56 और 14 कितने होंगे 70 का 7, असिलाई 7, और 28 का 28, 28 और 7 35, और 0.2 के बाद पॉइंट, तो 35 और ऐड हो जाएगा इसमें। तो ये कितना हो जाएगा 43 75, ये था, इसमें 35 और जोड़ूंगा तो 80 और 110, यानी ये होएगा 4410, 4410 आएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड गिवन है। ठीक है, तो जब भी किसी एक शेप को दूसरे शेप में कन्वर्ट करते हैं, सिंपली हमें करना कुछ नहीं होता, बस हमें इक्वल करना है उनके वॉल्यूम को, फिर जो हमारा आंसर है वो इजीली निकल के आ जाता है, ज़्यादा कुछ हमें दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। देखो वापस हमारा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ गया, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। एक सेकेंड, क्या हो गया ये, यहाँ पे है हमारा 27/5 है, और ये जो भी आएगा इसको डिवाइड करना है इससे। तो देखो यहाँ पे कट रहा है क्या, 27 से 3 टाइम चले जाएगा, और 5 से 3 टाइम चले जाएगा, 3 से 3, यानी सिर्फ 1 आ रहा है इधर तो, और कुछ बच नहीं रहा। डिवाइड, अब जो ये है इसको सॉल्व करते हैं अंदर, तो इसको सॉल्व करते हैं हम, 11 से 9 टाइम चले जाएगा, और 11 से 7 टाइम चले जाएगा, 7 से ये 2 टाइम चले जाएगा, 2 से ये कितना टाइम चले जाएगा 36 टाइम, और 43 से ये 2 टाइम, और 2 से ये 18 टाइम, और 9 से ये 2 टाइम, तो यहाँ से 1/2 बच गया ना, 1/2। तो एक में भाग देना है 1/2 का, तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सीआई का क्वेश्चन है। तो देखो सीआई एसआई का ऐसे भी क्वेश्चन नहीं है कि बना नहीं सकते, अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है तो आप कैलकुलेटिव होगा तो भी आराम से बना लोगे, अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं पता है तो फिर आपको बनाने में तकलीफ होगी। क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई एक निश्चित धनराशि है, 2 ईयर में 3025 और 3 ईयर में इतनी हो जाती है, तो धनराशि और वार्षिक ब्याज दर निकालनी है। ठीक है, देखो दो प्रिंसिपल था हमारा कोई, वो 2 ईयर बाद कितना हो गया 3025 रुपये हो गया, और इसके नेक्स्ट 1 ईयर बाद ये कितना हो गया 3327.5 इतना हो गया। तो देखो जब सेकेंड ईयर के बाद, तो ये हमारा एक तरीके से एसआई में तो प्रिंसिपल ही हो जाता है, यानी इतना प्रिंसिपल आ गया, 3025 से ये 3327.5 हो गया। तो इसको जब मैं माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 7 में से 5 गया तो 2, और 2 में से 2 गया 0, और 33 में से 30 गया तो 3, इतना ब्याज हो गया 302.5। ये कितने रुपए पे आया है 3025 पर। तो देख के ही समझ आ रहा है कि जो हमारी रेट है वो कितनी है 10% है। ठीक है, अब जब रेट 10% है तो एक तो क्या पूछा है कि प्रिंसिपल निकालना है, दूसरा रेट, तो 10% इसमें तो नहीं है, इसमें नहीं है, या तो ऑप्शन ये होगा ये होगा, या तो ऑप्शन पहला होगा या दूसरा होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। अब देखो जब 10% रेट आ गई तो 2 साल का ब्याज कितना होगा हमारा 21% होगा। तो ये जो 3025 है ये अमाउंट है 2 साल बाद, तो 121 की वैल्यू है ये, कितने हैं 3025, यहाँ से 100 के निकाल लेंगे तो हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। काटते हैं 11 से कट जाएगा 11 टाइम, और इसको काटेंगे 11 दूनी 22,
बचे 8, 82, 11 7 77, 5, 11 पंजे 55। 11 से वापस काटेंगे, 11 दूनी 22, 5 और 11 पंजे 55, और 100 की वैल्यू निकालेंगे तो 100, 2 जीरो इसके साथ चिपका देंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा हमारा 2500 रुपये। तो 2500 प्रिंसिपल और 10% रेट इसी में है। इसमें तो 2200 था तो ये तो होता नहीं, तो जो ऑप्शन 1 है इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, ये हमारा 484 है। पहले मैं जो इंटीजर वैल्यू है ना उनको ऐड कर रहा हूँ सिर्फ। 484 है, 285 है और 73 है। कितना हो जाएगा, 4 और 5 9, 9 और 3 12, 12 का 2 का सिलाई 1, 1 और 7 8, 8 और 8 16, 16 और 8 24, 2 का सिलाई 2 और 2 और 2 4, 4 और 4 8, 842 आ गया ना। और हमारा देखो माइनस में कितना है, 827 है। ये सिर्फ हमने इंटीजर वैल्यू ली है। अब इसके बाद पॉइंट वाली वैल्यूज को भी लेंगे। यहाँ पे 0.71 है और यहाँ पे 0.33 है और यहाँ पे 0.9 है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 और 3 4, और 4 और 9 13, 13 का 3 का सिलाई 1, और 1 के बाद क्या आएगा यहाँ पे, नहीं देखो ये 0.9 था ना, यानी इसका मतलब 0 होगा। ये देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 0.71 है और ये हमारा 0.33 है और ये वाला 0.9 है, इसका मतलब 90 है। इसको जब ऐड करेंगे तो 3 और 1 4 और 9 3 12 और 7 19, 1.94 प्लस का है और माइनस का कितना है 0.38। तो इसमें से 0.38 माइनस कर देंगे हम, तो 14 में से 8 6 यहाँ से बढ़ जाएगी, 9 में से 4 गया तो 5, 1.56 और आ जाएगा। ये जो आएगा इसमें हम 1.56 और ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। एक चीज आपको देखते ही समझ आ रही है कि 0.56 तो कहीं जाएगा नहीं, तो 0.56 तो हमें चाहिए लास्ट में। एक ही ऑप्शन में 0.56 है, बिना सॉल्व करे इसका ऑप्शन यही आ जाता। अब हम जब यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं तो कर ही लेते हैं, बाकी एग्जाम में नहीं करना था आपको। तो देखो ये कितना आ जाएगा, 842 में से 827 जाएगा तो कितना आ गया यहाँ से, 3 ये और 15, 15 आ जाएगा ना। 15 में 1.56 जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 16.56। ठीक है, तो ये इस जवाब हो जाएगा। बाकी अगर आप 0.56 से आइडिया लगाते तो आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको एग्जाम में अप्लाई करती होती है। तो बहुत से लोग पूछते हैं कि शॉर्ट ट्रिक बताओ, वो बताओ, तो शॉर्ट ट्रिक वगैरह कुछ नहीं है। आप छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट हैं, यूनिट डिजिट, डिजिटल सम वगैरह, हालांकि डिजिटल सम का तो इतना यूज नहीं होता है। ठीक है, तो यूनिट डिजिट, डबल यूनिट डिजिट, जो लास्ट के डिजिट हैं या फिर जो मल्टीपल है, इन सब का यूज करोगे तो आप एग्जाम में काफी टाइम बचा लोगे। ऑप्शन एलिमिनेशन करोगे तो भी टाइम बचा लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि किसी परीक्षा में राकेश ने 92% अंक मार्क्स आए इसको, और उसी परीक्षा में किरण को 96 अंक मार्क्स आए। यदि परीक्षा का जो पूर्णांक है, जो मैक्सिमम मार्क्स थे वो 375 है, तो राकेश और किरण दोनों द्वारा प्राप्त अंकों का योगफल कितना होगा। देखो 100% की वैल्यू गिवन है, कितना है टोटल मार्क्स 375 है। तो यहाँ पे इसको कितना आया है, एक को तो 92% आया है और एक को कितना आया है 96 आया है। 6 और 2 8 9 9 18, 188% की वैल्यू चाहिए हमें। तो 1% की निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3.75। जब 188 की चाहिए तो 188 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 188। तो देखो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, हम पहले करेंगे 188 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसके बाद क्या करेंगे 188 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.75 से, और 0.75 आपको पता है 3/4 होता है। तो ये हो जाएगा 3 8 24, असिलाई 2, 3 8 24 और 2 26, और असिलाई 2, 3 एकम 3 और 2 5, 564 प्लस 4 से ये कट जाएगा, 4 चौक 16 और बच्चे 2, 4 सैंते 28, 47 गुणा 3, 3 7 21, असिलाई 1, 3 चौक 12 और 1 13, 4 और 1 5, 5 तो ये आ गया, और 3 और 6 9, और 5 और 1 4 और 1 5, और 6 और 3 9, और 5 और 1 6, 695 ही आ रहा है। कुछ गड़बड़ कर दी क्या, 4 चौका 16, बचे 2, 4 7 28, 47 को 3 से गुणा करना था, 3 7 21, असिलाई 2, 3 चौको 12 और 2 14 होगा, ये 141 होगा ये। तो ये कितना आ जाएगा, 4 और 1 5, और 6 4 10, असिलाई 1, 5 और 1 6 1 7, 705 आएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 90 है। ये बोल रहा है ए है किसी काम को 45 दिन में कर सकता है, ए किसी काम को 45 दिन में कर सकता है, और बी है वो ए की तुलना में 50% अधिक कार्यकुशल है, यानी इफिशियंसी बोल रहा है। 50% का मतलब होता है हमारा 1/2, और बोल रहा है कि बी है वो ए से अधिक कुशल है, यानी अगर ए की इफिशियंसी 2 है तो इससे एक ज्यादा है, 3 है। ठीक है, तो टोटल वर्क तो यहीं से निकल जाएगा ना, क्योंकि ए किसी काम को 45 दिन में करता है और ए की इफिशियंसी 2 है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 90 काम हो जाएगा हमारा टोटल। आगे बोल रहा है सी, और सी है वो ए की तुलना में 3 गुना ज्यादा तेज है।
यानी सी और ए की भी एफिशिएंसी का बोल रहा है कि ए की तुलना में 3 गुना ज्यादा तेज है। ए की जब एफिशिएंसी 2 है तो सी की 3 गुना ज्यादा तेज 6 हो जाएगी। बोल रहा है कि देखो सबकी एफिशिएंसी आ गई हमारे पास। ए की एफिशिएंसी आ गई 2, बी की आ गई 3 और सी की आ गई 6। बोल रहा है उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन कार्य पूरा होने से 7 दिन पहले सी ने कार्य छोड़ दिया, तो संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। देखो जब भी कोई काम लास्ट से छोड़ता है ना तो उसके काम को ऐड कर लेते हैं, यानी उससे कहते हैं कि भाई अभी तू काम छोड़ मत, 7 दिन और काम कर ले। तो टोटल वर्क कितना है हमारा 90। इसमें 7 दिन का और काम जुड़ जाएगा, किसका, छोड़ने वाला कौन था, सी का, और सी की एफिशिएंसी है 6। तो 7 गुणा 6 इतना और जुड़ जाएगा, यानी 42 और जुड़ जाएगा। तो 90 और 42 है, 9 4 13, 132 टोटल काम हो गया अब। और तीनों करेंगे, यानी ए बी और सी। ए की एफिशिएंसी 2 है और बी की कितनी हमारी 3 है, 2 3 5 और इसकी जो है 6। 5 और 6 11। तो 11 एकम 11 और सिलाई 2, 11 दूनी 22। तो 12 डेज में हमारा टोटल काम खत्म होगा। तो जब भी कोई काम लास्ट से छोड़ता है तो उसके काम को ऐड कर देते हैं, और कोई इनिशियल से छोड़ता है तो उसके काम को हम कर देते हैं माइनस। यही कॉन्सेप्ट होता है जो आपको आता भी होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक व्यक्ति है, अपना माल है वो 30% लाभ पर बेचता है। यदि क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि होती है और विक्रय मूल्य में 10% का विक्रय मूल्य में भी 10% का इंक्रीज होता है, तो उसका नया परसेंटेज लाभ कितना होगा। देखो इनिशियली बोल रहा था कि वो 30% लाभ पर बेचता है, यानी इनिशियल में मान लेते हैं कि कोई चीज 100 रुपए की आती थी और 30% लाभ पर बेचता था, यानी 130 में बेचता था। अब हुआ क्या कि जो उसका सीपी था वो 25% बढ़ गया, यानी पहले 100 हुआ करता था, सीपी 25% बढ़ गया, 125 हो गया। और उसका जो विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस है उसमें भी 10% बढ़ गया। पहले 130 था, 10% और बढ़ गया, 13 और बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा, 143 हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि अब कितना लाभ हो रहा है, तो 125 की चीज 143 में बेच रहा है, तो कितना लाभ हो रहा है, 35 45 18 का लाभ हो रहा है, 18 यूनिट का। किसके, सीपी के रेस्पेक्ट में, यानी 125 के रेस्पेक्ट में, मल्टीप्लाई 100। इसको सॉल्व कर लो, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, और 18/5 होते हैं 3.6, और 3.6 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 36 चौके 144। तो ये आ जाएगा 14.4%, जो कि ऑप्शन नंबर है हमारा 4। ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इसको हमें सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे रूट 12 है, रूट 12 को क्या लिखेंगे हम, 4 गुणा 3। और 4 गुणा 3 में भी क्या आ जाएगा, 4 का तो एलसीएम अंडर रूट निकल जाएगा, यानी 2 रूट 3 आएगा ये। और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ गई हमारी 10 रूट 3 प्लस। अब ये 6 रूट 27 है, 27 को लिखेंगे हम 9 गुणा 3। 9 से तो 1 का रूट निकल जाएगा, 3 का और रूट 3 बच जाएगा, यानी 27 हो जाएगा 3 रूट 3, और 6 से मल्टीप्लाई है तो 18 रूट 3 माइनस। ये है 4 गुणा 75। 75 को क्या लिखेंगे, 25 गुणा 3। 25 का तो निकल जाएगा 5 और रूट 3 का नहीं निकलेगा, और 5 रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा 4, तो माइनस का 20 रूट 3 और प्लस का 192 है। देखो इसको हम अगर करें तो 4 का में भाग लग जाएगा ना 192 में, इसको क्या लिखेंगे, 4 और 4 चौके 16। एक सेकंड, 4 चौके 16, बचे 3, 4 8 32, 4 गुणा 48। 48 को भी लिख देंगे 16 गुणा 3, यानी 16 चौके 64 गुणा 3 होता है, ये 64 का हो जाएगा 8। तो 8 अंडर रूट 3 आएगा, ये लास्ट वाला ब्रैकेट, ये 8 अंडर रूट 3 आ गया। ये सब आ गया, इसको अब सॉल्व कर लो, ये सबको तो मिटा देते हैं जो हमने रफ कवर किया इसको। तो ये कितना आ गया देखो, प्लस का 10 है और प्लस का 18 है, प्लस का 28 और माइनस का 20, प्लस का 8 और प्लस का 8, तो प्लस का हो जाएगा 16 रूट 3, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा पहला है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ये तो सिंपली सॉल्व करना था हमें, इसमें कोई कॉन्सेप्ट वगैरह तो था नहीं। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर हमारा है 109, ये बोल रहा है किसी कक्षा में 34 लड़के थे जिनकी आयु 12 वर्ष थी। 34 हमारे बॉयज हैं जिनका जो एवरेज है वो कितना था, 12 ईयर था। आगे बोला यदि शिक्षक की आयु को भी गणना में शामिल कर लिया जाए तो आयु में 1% की वृद्धि हो जाती है। देखो शिक्षक को भी शामिल कर ले जाएंगे तो टोटल 35 लोग हो जाएंगे। तो एवरेज में क्या हो रहा है, 1 की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब है कि एवरेज हो गया हमारा 13। तो शिक्षक का वेट कितना होगा, तो मैंने आपको बताया था कि ऐसे कर लो, इसको 12 से 13 प्लस 1 हो गया, और यहाँ पे 34 से 35 प्लस 1 हो गया। तो जो ऐड हुआ है उसका ही सम निकल के आता है, और करते कैसे हैं, इस एक को मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस में इस 34 के साथ प्लस, और जो यहाँ पे ये वाला जो प्लस 1 आया इसको इस वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस में इस 13 के साथ, तो 13। तो ये कितना आ जाएगा, 34 और 3 37 और 10 47, 47 ईयर। ठीक है, एक तो ऐसे हो गया। आप इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, बस आपको थोड़ा सा ना चीजों को कॉन्सेप्चुअली सोचना होगा। देखो पहले क्या था, 34 लोग थे हमारे जिनकी एवरेज आयु हुआ करती थी 12 वर्ष। अब क्या हुआ कि एक आदमी और जुड़ गया तो एवरेज हमारा 1 बढ़ गया।
ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा एवरेज एक बढ़ने का मतलब है कि जो हमारा नया आदमी आया है उसकी 12 वर्ष तो होगी, उसके साथ ही टोटल लोग 35 हो जाएंगे और आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हुई है, यानी 35 और उसका रहा होगा, तभी तो ये हो जाएगा। क्योंकि पहले 12 ईयर था, अब एक हमारा एवरेज बढ़ा है, तो एक एवरेज 35 लोगों पे बढ़ा है, तो 35 ईयर तो ये हो गया, और 12 इनिशियली था, तो 35 और 12 कितना हो जाएगा, 47। ऐसे भी कर सकते थे आप, डायरेक्ट ऐसे भी कर लो, जैसे चाहो। अगर ये सब कुछ भी नहीं करना है तो बेसिक से कर लो। और देखो बेसिक से आप इसको तो कर लोगे क्योंकि इसमें आसान डाटा है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे नहीं आते हैं, कुछ क्वेश्चन अच्छे अच्छे भी आते हैं, तो फिर उनको आप बेसिक से नहीं कर पाओगे, तो इसलिए आपको सारे कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, क्योंकि आपको ऐसा जरूरी नहीं है कि इजी क्वेश्चन आएगा, टफ भी आ सकता है। जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये बोल रहा है किसी तरबूज की जो तीनों भुजाएं हैं वो 12, 15 और 21 हैं, तो तरबूज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, देखो 12, 15, 21 हैं तो एरिया निकालना है, तो इसमें कौन सा टाइप का ट्रायंगल होगा? ट्रायंगल का टाइप तो समझ नहीं आ रहा है, तो फिर हम जो हम बचपन में सूत्र पढ़ा करते थे ना, हीरोन फॉर्मूला या उसको क्या बोलते हैं, वही वाला अप्लाई करेंगे आज। क्या होता है? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। जहाँ पे एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, यानी इन सबको जोड़ के 2 का भाग देंगे, तो एस कितना आएगा, 15, 12, 27, 27 और एक 28 और 10, 38, 38 का आधा 19, तो ये आ जाएगा कितना हमारा, 19 इंटू एस माइनस ए, 19 माइनस 12 7, 19 माइनस 15 4, 19 माइनस 21, माइनस का 2 आ गया, कुछ गड़बड़ कर दी, माइनस तो नहीं आ सकता। 21 और 5 26 और 10 36, 36 और 2 38 और 10 48, 48 आएगा ये, तो एस हमारा 24 निकल के आएगा यहाँ पे। ठीक है, जब ये 24 आएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, ये एस तो 24 है, 24 माइनस 12 12, 24 माइनस 15 9 और 24 माइनस 21 3। इसको हमें सॉल्व करना है। देखो इस 9 का 3 निकल जाएगा, और फिर ये 12 और 3 36 का 6 निकल जाएगा, जैसे 24 बचा है ना, 24 में एक 4 आता है, एक 6 आता है, 4 का 2 निकल जाएगा और 6 एज इट इज बच जाएगा, तो 3 6 के 18, 18 दूनी 36, 36 अंडर रूट 6 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 4 गिवन है। ओके, शायद ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा डीआई का। क्वेश्चन क्या है, बोले कि कक्षा में आयु से संबंधित आंकड़े दिए गए हैं, इन सभी छात्रों को मिलाकर माध्य आयु है, जो एवरेज आयु है वो निकालनी है। देखो कल भी मैंने जो लास्ट शिफ्ट कराई थी उसमें भी ये टाइप का सेम क्वेश्चन था। यहाँ पे स्टूडेंट का नंबर क्या है, 8 है, 6 है, इसको भी हम डेविएशन से ही करेंगे। कल वाला भी मैंने जो लास्ट शिफ्ट थी वो भी डेविएशन से करवाया था। और छात्रों के देखो ये तो नंबर हो गए स्टूडेंट के, और यहाँ पे एज है, एज कितनी है इसकी, 8 है, 8 है, यहाँ पे 7 है, 7 है और 5 है, तो एवरेज एज निकालनी है ना। देखो यहाँ पे 7 और 8 कुछ भी मान लेते हैं, कि हम एवरेज 7 मान लेते हैं, अब देखते हैं कि कितना फर्क पड़ा। तो देखो 7 हमने एवरेज मानी और ये 8 है, एक ज्यादा है, कितने लोगों पर है, 8 लोगों पर, तो 8 तो ये ज्यादा हो जाएगा सम, प्लस यहाँ पे कितना है, 8 है, ये भी 1 ज्यादा है 6 लोगों पर, तो 6 ज्यादा हो जाएगा। ये तो 7 7 है, तो ये तो 0 0 ही आएगा, तो इसको लिखो चाहे मत लिखो, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। इसकी बात करते हैं, ये 5 है, हमने 7 माना था, अरे 5 है, तो कितना कम है, 2 कम है, कितने लोगों पर, 7 लोगों पर, तो इसका मतलब है ये माइनस का 14 हो जाएगा। और ये डिवाइड होगा, ये जो जितने नंबर ऑफ पीपल है ना इनके में। लेकिन यहाँ से मेरे को देखने पे एक चीज समझ आई थी कि 8 से 14 तो ये जीरो ही बन जाएगा ऊपर, तो नीचे जितना भी नंबर आ उससे मतलब ही नहीं है, तो आना तो जीरो ही है, तो ये 7 प्लस 0 आ जाएगा, जो कि हो जाएगा 7। यही पूछा था कि जो इनका मिलाकर है माध्य आयु कितनी होगी, तो होगी 7। इसको हमने डेविएशन से किया है। ठीक है, अब जो अलग अलग लोग हैं इसको अलग अलग नाम दे देते हैं, वो सब आप देख लो कि आपको क्या बोलना है, पर आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो इस शिफ्ट में हमने सॉल्व किया है, कौन सा लेवल सॉल्व किया है, लेवल 3। लेवल 3 का हमने 17 जून का शिफ्ट फर्स्ट सॉल्व किया है। इसका शिफ्ट फर्स्ट हमने सॉल्व कर लिया, आने वाले वीडियोज में शिफ्ट सेकंड एंड शिफ्ट थर्ड सॉल्व करेंगे, फिर हमारी लेवल 3 कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम लेवल 2 को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जो लेवल 6 के सारे वीडियो, जो लास्ट मंथ हमारा एग्जाम हुआ था, लेवल 5, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सब चीज़ों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पीडीएफ का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहाँ पे पिन हुआ मिलेगा आपको हर वीडियो में, तो वहाँ से जाकर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो सेशन को लाइक, कमेंट और शेयर कर सकते हैं। और देखो अगर आप जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे जितने भी मैं जो वीडियोस डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके और कोई वीडियो मिस ना हो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।